चैप्टर 34 फाइनेंशियल कमेटीज। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको आपको जो भी कमेटीज हैं उनको एक बार देख लेना चाहिए कि जो फाइनेंशियल कमेटीज हैं, यानी कि जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है, सार्वजनिक जो भी व्यय हो रहा है, खर्चा हो रहा है, उस पर ऊपर जो कंट्रोल करना है, निगरानी रखनी है फाइनेंस के ऊपर, तो उसके लिए कमेटियां बनाई जाती है। तो जो भारत है वो एक भारत का जो संविधान है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसके ऊपर आधारित है। यानी कि पार्लियामेंट कैसे काम करता है ये उसके साइज पर डिपेंड करता है। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के जरिए काम करवाता है और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में रखता है। हालांकि पार्लियामेंट खुद देश नहीं चलाता, लेकिन वह कुछ प्रोसीजर्स और कमेटी के थ्रू एग्जीक्यूटिव के कामों पर नजर रखता है। पार्लियामेंट्री कमेटीज पार्लियामेंट द्वारा बनाई जाती हैं और पार्लियामेंट के डायरेक्शन में काम करती हैं। तो ये जो कमेटी है टेम्परेरी या परमानेंट हो सकती है। अब परमानेंट कमेटी की बात करें तो जो ये फाइनेंशियल कमेटीज हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तो ये फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं। ये चैप्टर उसी के बारे में है। तो अब इसको देखते हैं आगे इसमें क्या क्या लिखा गया है। तो फाइनेंशियल कमेटीज का ये ब्रीफ में हमें देखा कि क्या होती है। भारत का संविधान जो रिपब्लिक और फेडरल है, यानी कि संघीय है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो मेन फीचर्स है उसको दर्शाता है। और पार्लियामेंट कैसे काम करता है ये उसके साइज पर डिपेंड करता है। पार्लियामेंट है एग्जीक्यूटिव के थ्रू काम करवाता है और उनके मतलब कॉन्फिडेंस उसके ऊपर रहता है, मतलब एक प्रकार से कहें कि उनका कॉन्फिडेंस प्राप्त करता है, एंजॉइंग इट्स कॉन्फिडेंस। फाइनेंस और जो पॉलिसीज, उनका इनिशिएटिव एग्जीक्यूटिव के पास होता है, लेकिन पार्लियामेंट इन पॉलिसीज की जांच करता है और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। हालांकि पार्लियामेंट खुद देश नहीं चलाता, लेकिन वह पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स और जो कमेटीज हैं उनके थ्रू एग्जीक्यूटिव के कामों पर नजर रखता है। जो कमेटीज हैं पार्लियामेंट की, उनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। यह पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और बिजनेस कंडक्ट का मामला है। जो आर्टिकल 118 जो सब रूल आगे जो क्लोज दे रखी है उसके तहत पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जैसे प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल्स बनाए गए हैं और इन रूल्स के तहत कई पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई गई है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई है उनके बारे में आगे इसी चैप्टर में बात करेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी हाउस द्वारा अपॉइंट या कहें कि इलेक्ट की जाती है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा नॉमिनेट की जाती है, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सेक्रेटरीट के डायरेक्शन में वो काम करती हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज स्टैंडिंग कमेटीज या एड हॉक कमेटीज हो सकती है। परमानेंट और जो टेम्परेरी की बात है वो हो सकती है। एड हॉक कमेटीज अपना काम पूरा करने के बाद जो फैक्टर्स ऑफिसियो हो जाती है, यानी कि फिर उनका काम हो गया। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो हर साल या फिर कहें कि समय समय पर इलेक्ट या नॉमिनेट की जाती हैं और वो परमानेंट होती है। स्टैंडिंग कमेटीज मतलब परमानेंट जो वाली बात है। अब इनमें पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको हम कहेंगे पीएसी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तो ये इनको कह सकते हैं कि ये परमानेंट कमेटीज हैं। तो ये फाइनेंशियल कमेटीज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में आगे डिस्कशन होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अभी जो 3 फाइनेंशियल कमेटी की बात कर रहे थे हम, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और
कमेटी ऑन अंडरटेकिंग्स। तो इनको एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। तो पहले पीएसी की बात करते हैं कि पार्लियामेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि सरकार पैसे का सही इस्तेमाल करे, इसलिए कैग सरकार के अकाउंट्स की फिर जांच करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के पास इन कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स को खुद चेक करने का समय नहीं होता है, इसलिए कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वो ये काम करती है। ये कमेटी सुनिश्चित करती है कि सरकार ने पैसे का सही और कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया है। यह कमेटी सरकारी कंपनियों और जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनके अकाउंट्स भी चेक करती है। अगर सरकार ने किसी काम पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया तो यह कमेटी उसकी जांच करती है और सरकार को सलाह देती है। यह कमेटी ये भी देखती है कि सरकार पैसे की बर्बादी तो नहीं कर रही। यह कमेटी सरकार के काम में दखल नहीं देती, लेकिन जरूरी ये चीज देखती है कि सरकार अपनी पॉलिसीज को अच्छे से फॉलो कर रही है या नहीं। चलिए अब पैराग्राफ पर चलते हैं कि पार्लियामेंट जब एग्जीक्यूटिव के रिसोर्स मोबिलाइजेशन और एक्सपेंडिचर के जो प्रपोजल्स है उनको अप्रूव कर देता है तो वह कैग द्वारा ऑडिटेड जो डिटेल्ड अकाउंट उनकी फिर वो एक्सपेक्ट करता है। पार्लियामेंट के लिए इन कॉम्प्लेक्स और जो ये टेक्निकल अकाउंट है और ऑडिट रिपोर्ट उनको एग्जामिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसके पास इतना समय भी नहीं होता है। इस काम के लिए फिर क्या किया, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई गई। तो पब्लिक अकाउंट जो हैं उनके लिए कमेटी, एक कमेटी जो पब्लिक अकाउंट्स को, अब इस उद्देश्य से ये पीएसी बना दी। अब जो आपके एग्जाम में आते हैं वो इसके स्कोप एंड फंक्शंस पूछे जाते हैं कि पीएसी का जो स्कोप एंड या फंक्शंस ऑफ पीएसी क्या है। इस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है, तो थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है। अब आगे बात करते हैं कि यह कमेटी उन अकाउंट्स को एग्जामिन करती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्सपेंडिचर के लिए हाउस द्वारा ग्रांट दिए गए पैसों का अप्रोप्रिएशन दिखाते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो अप्रोप्रिएशन है, जो ग्रांट जो पैसे किए गए हैं हाउस के द्वारा, उनका जो खर्चा हो रहा है तो उनके अकाउंट्स को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एनुअल फाइनेंस अकाउंट है या फिर हाउस के सामने जो रखे गए और अकाउंट्स जिनको भी वो कमेटी जरूरी समझे उनको वो एग्जामिन करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट की जांच करते हुए तो जो कमेटी है वो ये सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है, सेटिस्फाई करती है इटसेल्फ। अब वो चीजें बताएगी आपके जो सॉल्यूशन आपको लिखना है कि ड्यूटीज क्या क्या है, जिसको सुनिश्चित करेगी वही उसकी ड्यूटीज है। अकाउंट्स में दिखाया गया पैसा लीगली अवेलेबल था और उस सर्विस या पर्पज के लिए अप्लीकेबल था जिसके लिए उसे यूज किया गया, यानी कि वो सही जगह पर यूज हुआ है जिस पर्पज के लिए वो आया था। उसके बाद एक्सपेंडिचर उस अथॉरिटी के हिसाब से है जो उसे गवर्न करती है। अगला कि एक रीअप्रोप्रिएशन, हर जो रीअप्रोप्रिएशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा बनाए गए रूल्स के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। कमेटी की ये भी ड्यूटीज बनती हैं। ड्यूटी ऑफ आल्सो द ड्यूटी ऑफ कमेटी क्या क्या है, स्टेट कॉर्पोरेशंस, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स, जो कंसर्न्स और जो है कि प्रोजेक्ट के इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाने वाले अकाउंट्स, तो स्टेट कॉर्पोरेशन, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स जो भी कंसर्न है। और बात करें तो इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाने वाले जितने भी अकाउंट है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनको वो एग्जामिन करें
जिन्हें प्रेसिडेंट ने प्रिपेयर करने के लिए कहा हो, या फिर जो स्टैट्यूटरी रूल्स के तहत प्रिपेयर किए गए हो। तो यही चीज इसमें यहाँ पर बताई है। तो पर्टिकुलर जो कारपोरेशन हो, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, या फिर जो कंसर्न है प्रोजेक्ट एंड रिपोर्ट, तो उन सब चीजों के तहत वो प्रिपेयर सब चीजें हों रूल्स के अकॉर्डिंग, वो जो तैयार किए गए हैं उनकी फिर वो चेकिंग करते हैं। ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज के इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाने वाले अकाउंट्स को एग्जामिन करे, इनकी ड्यूटीज हैं। तो जिनका ऑडिट कैग के द्वारा प्रेसिडेंट की डायरेक्शन में या पार्लियामेंट के स्टैच्यू के तहत किया जाता है। इसके बाद रिसीट्स, स्टोर्स एंड स्टॉक्स के ऑडिट पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट पर वो विचार करे। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी सर्विस पर हाउस द्वारा जो ग्रांट दी गई अमाउंट से अगर ज्यादा पैसा खर्च किया गया है, तो कमेटी हर केस के फैक्ट्स जो भी तथ्य हैं उनके हिसाब से ऐसे एक्सेस के सर्कमस्टांसिस को एग्जामिन करती है और फिर रिकमेंडेशंस देती है। यह कमेटी उन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के रिलेशन में अपने फंक्शन एक्सरसाइज नहीं करती जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को अलॉटेड है। तो वहां का तो केस अलग रह गया। कमेटी लॉस, इनएफिशिएंसी, इनएफेक्टिवनेस या एक्स्ट्रावेगेंस के केस भी देखती है और गवर्नमेंट से यह एक्सप्लेन करने के लिए कहती है कि ऐसे केसेस को फिर से होने से रोकने के लिए क्या एक्शन लिया गया है। कमेटी एक्स्ट्रावेगेंट या गवर्नमेंट द्वारा जो प्रॉपर कंट्रोल की कमी के लिए डिसअप्रूवल एक्सप्रेस कर सकती है या स्ट्रिक्चर्स पास कर सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना होता है कि हमें कौन कौन से फंक्शन अगर पूछे जाए तो हमारा जो पोर्शन है उसमें से हमें लिखना है। तो आपका मेनली क्वेश्चन फंक्शन पर ही इसका बनता है। कमेटी पॉलिसीज के क्वेश्चन से कंसर्न नहीं है, यानी कि पॉलिसी का जो क्वेश्चन उससे कंसर्न नहीं है कमेटी। यह जनरल पॉलिसी पर कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करती, लेकिन यह बता सकती है कि क्या उस पॉलिसी को कैरी आउट करने में एक्स्ट्रावेगेंस या वेस्ट हुआ है। कमेटी गवर्नमेंट में चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम को एग्जामिन करती है। ये इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस के लिए जनरल कंट्रोल पर ज्यादा ध्यान देती है और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन कंसर्न्ड मिनिस्ट्री पर फिर वो छोड़ देती है, जो भी मिनिस्ट्री उसकी कंसर्न होती है। एस्टिमेट्स कमेटी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके बाद अब एस्टिमेट्स कमेटी की बात करते हैं। तो लोकसभा के पास बजट के हर डिटेल पर चर्चा करने का समय नहीं होता है, इसलिए एस्टिमेट्स कमेटियां फिर बनाई गई। यह कमेटी बजट को डिटेल में स्टडी करती है और ये देखती है कि पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। यह कमेटी यह भी देखती है कि सरकार पैसे की बर्बादी तो नहीं कर रही है। अगर किसी पॉलिसी में कोई कमी है तो यह कमेटी पार्लियामेंट को बताती है। यह कमेटी डिफेंस मिनिस्टर के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के बजट को भी चेक करती है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। लोकसभा भले ही एस्टिमेट्स पर काफी लंबे समय तक चर्चा करती है, फिर भी उसके पास एस्टिमेट्स के डिटेल और टेक्निकल जो पहलू हैं उन पर चर्चा करने के लिए न तो समय होता है और न ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसलिए 1950 में इस काम के लिए एस्टिमेट्स कमेटी बनाई गई थी। यह कमेटी उन एस्टिमेट्स को एग्जामिन करती है जो उसे ठीक लगते हैं या जिन्हें हाउस या स्पीकर द्वारा स्पेशली
रेफर किया जाता है उन उद्देश्यों के साथ। अब जो चेक करने हैं ये फिर उसके फंक्शंस बन जाते हैं कि एस्टिमेट्स कमेटी के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो यह रिपोर्ट करना कि एस्टिमेट्स में इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट्स, एफिशिएंसी या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैसे किए जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी और इकोनॉमी लाने के लिए अल्टरनेटिव पॉलिसीज सजेस्ट करना भी इनका काम है। यह एग्जामिन करना कि एस्टिमेट्स में दिए गए जो पॉलिसी के लिमिट्स के अंदर पैसा सही से यूज हो रहा है या नहीं। यह सजेस्ट करना कि एस्टिमेट्स पार्लियामेंट के सामने किस फॉर्म में प्रेजेंट किए जाने चाहिए। तो आपके एग्जाम कंसर्न फंक्शंस तो हो गए। तो कमेटी उन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के रिलेशन में अपने फंक्शंस एक्सरसाइज नहीं करती जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर या स्पीकर द्वारा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को अलॉटेड है। तो उसके लिए कमेटी अलग है, वो यहाँ इसका रोल उसके ऊपर नहीं होता है। कमेटी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उस पर जो चार्ज किए गए एक्सपेंडिचर के डिटेल्स मांग सकती है और यह जांच कर सकती है कि वोटेड और जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के आइटम्स हैं, तो वोटेड जिनके लिए लेजिस्लेटिव वोटिंग की जरूरत होती है, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के लिए वोटिंग की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो भी इनमें चार्ज एक्सपेंडिचर है, वोटेड है, तो इनके आइटम्स का जो क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के प्रोविजंस के हिसाब से किया गया है या नहीं किया गया। कमेटी पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव्ड पॉलिसी पर कमेंट नहीं करती, लेकिन अगर एविडेंस से यह पता चल जाता है कि कोई पर्टिकुलर पॉलिसी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दे रही है या कहें कि वेस्ट हो रही है, तो कमेटी का मतलब उसकी जो ड्यूटी है वो ये भी है कि वो हाउस को ये बताए कि पॉलिसी में चेंज करना जरूरी है। स्पीकर के जो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उसके तहत कमेटी एक सब कमेटी के थ्रू डिफेंस मिनिस्ट्री के एस्टिमेट्स को भी वो एग्जामिन करती है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यहाँ पर अभी बात की जो एस्टिमेट्स कमेटी है, तो टोटल 3 फाइनेंशियल कमेटी हैं, जो फिर एक कमेटी जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स की होगी वो अलग। तो 3 ये फाइनेंशियल कमेटियां आपके इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तो अभी तक जो पब्लिक अकाउंट्स की जो कमेटी थी, एस्टिमेट की कमेटी हो गई, और जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स है उसके लिए भी कमेटी होती है। तो जो पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी कि सरकारी कंपनियां पब्लिक के पैसे से चलती हैं, इसलिए वो इसके लिए जवाबदेह भी होंगी। तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ये देखती हैं कि ये कंपनियां सही से काम कर रही हैं या नहीं। यह कमेटी कंपनियों के अकाउंट्स चेक करती है और यह देखती है कि वे बिजनेस के सही तरीकों से चल रही है या नहीं। यह कमेटी सरकार की पॉलिसीज में दखल नहीं देती है और न ही कंपनियों के रोज के कामकाज में भी कोई दखल देती है। यह कमेटी हर सरकारी कंपनी की जांच नहीं करती, केवल उन्हीं की जो स्पेसिफिकली उनको अलॉट कर दी गई है, उनकी फिर वो जांच कर लेती है। तो यह कमेटी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर ध्यान ज्यादा देती है, न कि छोटी मोटी गलतियों पर। तो इन अंडरटेकिंग्स के लिए जो कमेटी बनाई गई, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। चलिए पैराग्राफ को देखते हैं कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है वो पब्लिक फंड से फाइनेंस की जाती है, इसलिए उन्हें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के दायरे में काम करना चाहिए। यह पार्लियामेंट द्वारा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के थ्रू इंश्योर किया जाएगा, जो फाइनेंशियल कमेटीज में सबसे नई है और मई 1964 में ये सेटअप की गई थी।
तो ये सबसे बाद में कि नई यही है। इस कमेटी के बनने से पहले पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट्स को कंसिडर करती थी, उसके बाद फिर ये बन गई। तो पहले पीएसी का मतलब जो पब्लिक अंडरटेकिंग पर जो कैग की रिपोर्ट थी उसको कंसिडर कर लेती थी, और एस्टिमेट कमेटी इंडिविजुअल अंडरटेकिंग्स और सभी अंडरटेकिंग्स के फंक्शंस के अलग अलग पहलुओं को एग्जामिन करती थी। तो वो दोनों कमेटियां एस्टिमेट और पीएसी थोड़ा सा जो भी इनमें बांट दिया गया था उस प्रकार वो देखती थी। तो अब पब्लिक अंडरटेकिंग की फिर कमेटी मई 1964 में फिर वो सेटअप कर दी गई। अब वही बात है कि फंक्शंस आपके तीनों कमेटियों के इम्पोर्टेंट हैं, तो इसके जो फंक्शंस दिए गए हैं उनको देखते हैं। जो रूल हैं उनके जो 4th शेड्यूल में स्पेसिफाइड पब्लिक अंडरटेकिंग्स के रिपोर्ट्स और अकाउंट्स को एग्जामिन करना रहता है, इनका काम है, फंक्शन है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर कैग के रिपोर्ट्स अगर कोई हैं तो उनको एग्जामिन करना। पब्लिक अंडरटेकिंग की जो ऑटोनॉमी और एफिशिएंसी के कंटेक्स्ट में बात करें तो यह एग्जामिन करना कि क्या पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अफेयर्स को साउंड बिजनेस प्रिंसिपल और प्रूडेंट कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस के हिसाब से मैनेज किया जा रहा है या नहीं। इसके बाद जो 4th शेड्यूल में स्पेसिफाइड पब्लिक अंडरटेकिंग, जो स्पेसिफाइड पब्लिक अंडरटेकिंग है उनके रिलेशन में पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी को दिए गए ऐसे फंक्शन एक्सरसाइज करना जो ऊपर अभी क्लोज की बात की थी कि ए, बी और सी में कवर नहीं किए गए हैं, और जिन्हें स्पीकर द्वारा समय समय पर कमेटी को फिर अलॉट किया जाता है। जो ऊपर क्लोज तीनों थी उन्हीं में उसके अकॉर्डिंग फिर वो रहता है कि उसमें कवर नहीं किए गए हैं, अगर इसमें आ गया है तो फिर वो इस कमेटी के अंडर में हो गया। हालांकि कमेटी इन चीजों की जांच नहीं कर सकती है, तो किनको चेक नहीं करेगी। पब्लिक अंडरटेकिंग के बिजनेस या कॉमर्शियल फंक्शन से अलग मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी के मैटर्स, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स, उनकी भी जांच नहीं होगी। तो डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और जो बिजनेस या कॉमर्शियल फंक्शंस से अलग अगर मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी के मैटर हैं तो उनको भी ये एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रिक्लूडेड, इनमें इसमें इंक्लूड उसकी ड्यूटीज नहीं है, यानी कि इनकी जांच वो नहीं कर सकती। फिर आगे जो मैटर्स बताए हैं कि ऐसे मैटर जिनके कंसिडरेशन के लिए किसी स्पेशल स्टैच्यू के तहत मशीनरी एस्टैब्लिशमेंट की गई है, जिसके तहत कोई पर्टिकुलर पब्लिक अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश किया गया है। हर एक गवर्नमेंट कंपनी जिसकी एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट के हाउस के सामने रखी जाती है, कमेटी के परव्यू में वो आती है। दूसरे शब्दों में कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड सभी गवर्नमेंट कंपनीज जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है तो कमेटी द्वारा एग्जामिन की जा सकती है। स्पेशल सेंट्रल एक्ट्स के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए पब्लिक अंडरटेकिंग्स के साथ ऐसा नहीं है। तो जो भी वो एक्ट है, स्पेशल सेंट्रल एक्ट, उसके द्वारा जो भी एस्टेब्लिश किए गए पब्लिक अंडरटेकिंग है उनके साथ ऐसा नहीं होगा। केवल वही अंडरटेकिंग्स जिन्हें स्पेसिफिकली अलॉट किया गया है, जो उनको अलॉट की गई है, तो कमेटी द्वारा एग्जामिन वो किए जा सकते हैं। और कमेटीज का जो फोकस किसी एंटरप्राइज का जो ब्रॉड एंड जनरल रिव्यू प्रोवाइड करने पर होता है, ताकि जो इंडिविजुअल मिस्टेक्स को देखने की बजाय ये ओवरऑल पिक्चर पेश की जा सके
कि ये नहीं कि उसमें ओवरऑल पर ज़्यादा उसमें फोकस किया जाएगा। जो ब्रॉड एंड जनरल रिव्यू प्रोवाइड करने पर इसका मेन जो फोकस है वो होता है। कंपोजिशन एंड टेन्योर ऑफ द फाइनेंशियल कमेटीज। तो तीनों कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इनके जो कंपोजिशन एंड टेन्योर, जो तीनों फाइनेंशियल कमेटी हैं उसकी बात करेंगे कि तीनों फाइनेंशियल कमेटीज लोकसभा की होती हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स भी पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटीज में होते हैं। एस्टिमेट कमेटी में सिर्फ लोकसभा के 30 जो मेंबर होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, जिनमें से कुछ लोकसभा से और कुछ राज्यसभा से होते हैं। कोई भी मंत्री इन कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता और हर साल लगभग 1/3 मेंबर है वो रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर आ जाते हैं। कमेटी के पास छोटी कमेटीज और ग्रुप बनाने की भी पावर है। तो इसकी जो कंपोजिशन और अभी टेन्योर है ये ब्रीफ में किया, अब इसके पैराग्राफ पर चलते हैं। पार्लियामेंट की जो तीनों फाइनेंशियल कमेटीज हैं वो लोकसभा की कमेटी है। हालांकि राज्यसभा के मेंबर भी पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी से एसोसिएटेड होते हैं। एस्टिमेट्स कमेटी में लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं, जो मेंबरों की संख्या या किसी कंपोजिशन। तो 30 मेंबर यहां पर हो गए, जिन्हें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट किया जाता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अब उसके हिसाब से इलेक्ट कर लिया। पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, जिन्हें इसी तरह ही इलेक्ट किया जाता है, इसी तरह ही चुना जाता है। अब किसी मिनिस्टर को फाइनेंशियल कमेटी का मेंबर इलेक्ट नहीं किया जाता है। अगर कमेटी के इलेक्शन के बाद किसी मेंबर को अगर मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया तो वह अपॉइंटमेंट की डेट से कमेटी का मेंबर फिर नहीं रहता है। चेयरमैन को स्पीकर द्वारा कमेटी के मेंबर्स में से अपॉइंट किया जाता है। अगर चेयरमैन किसी सीटिंग में अब्सेंट हो गया तो कमेटी उस सीटिंग के लिए दूसरे मेंबर को चेयरमैन चुनती है। कमेटी का जो टेन्योर है 1 साल से ज्यादा नहीं होता है। 1956-57 से एक कन्वेंशन एस्टैब्लिश हो गया है कि इलेक्शन के लिए जो मेंबर्स को नॉमिनेट करते समय हाउसेज में पार्टीज और ग्रुप्स ये ध्यान रखते हैं कि हर साल लगभग 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाएं और बाकी आउटगोइंग मेंबर्स जो हैं वो रिटर्न हो जाएं। कमेटी आमतौर पर हर साल 1 मई को ऑफिस लेती है, यानी कि जो भी है यूजुअली टेक्स ऑफिस 1 मई और अगले साल 30 अप्रैल तक फिर वो कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पर हो गया पूरा साल, तो वहां पर वो कमेटी हो गई, कंटिन्यू रहती है, एक साल का जो पीरियड है। तो कमेटी के पास सब कमेटीज और वर्किंग स्टडी ग्रुप्स उनको अपॉइंट करने की भी पावर होती है। तो ये उसका कंपोजिशन और जो टेन्योर है फाइनेंशियल कमेटीज का, ये आपका ऊपर स्ट्रक्चर दिया गया है। फाइनेंशियल कमेटीज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके जो पावर्स, प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशंस हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल कमेटीज हैं ये काफी पावरफुल होती है। ये किसी को भी बुला सकती हैं
डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकती हैं और सरकार से जवाब मांग सकती हैं। लेकिन ये कमेटी सरकार के रोज के जो कामकाज हैं उनमें दखल नहीं देती और न ही सरकार की पॉलिसीज पर कमेंट करती हैं। ये कमेटीज किसी भी पार्टी के सपोर्ट से नहीं चलती और अपना काम निष्पक्ष तरीके से करती है। यह कहा जा सकता है कि ये कमेटी जो छोटे पार्लियामेंट की तरह होती है। अब चलिए पैराग्राफ पर चलते हैं। कमेटी के पावर्स, प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस और स्पीकर के डायरेक्शंस से डिराइव किए गए हैं। कुछ कन्वेंशंस भी समय के साथ डेवलप हो गए हैं। कमेटीज को पर्सन्स, पेपर्स और रिकॉर्ड्स मंगवाने का पावर है। किसी भी पर्सन को बुलाना हो, पेपर्स मंगवाना, कोई भी रिकॉर्ड मंगवाना चाहे उसके पास पावर है, जब तक कि कंसर्न्ड मिनिस्टर द्वारा यह सर्टिफाई न किया जाए कि डॉक्यूमेंट का डिस्क्लोजर स्टेट की सेफ्टी और इंटरेस्ट के लिए प्रीजुडिशियल होगा। अब जो कमेटी का जो चेयरमैन है, चेयरमैन यह डिसाइड करता है कि किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या जो इंफॉर्मेशन चाहिए जिसे सीक्रेट माना जाता है तो गवर्नमेंट से मंगवा सकता है या नहीं, और ऐसी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट कमेटी के सभी मेंबर्स को अवेलेबल करवानी है या नहीं। स्पीकर की अप्रूवल से कमेटी ऑन द स्पॉट स्टडी के लिए टूर्स कर सकती है। पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और उसके रिप्रेजेंटेटिव असिस्ट करते हैं। कमेटीज द्वारा एग्जामिन किए जा रहे मैटर्स को आमतौर पर हाउस में क्वेश्चंस और मोशंस के थ्रू नहीं उठाया जाता। कमेटीज के रिपोर्ट्स में किसी डिसेंट की जो परमिशन है वो नहीं है। गवर्नमेंट को कमेटी के रिपोर्ट्स पर लिए गए एक्शन की रिपोर्ट केवल कमेटीज को ही देनी चाहिए। कमेटी के जो रिपोर्ट्स हैं उन पर आमतौर पर हाउस में चर्चा फिर नहीं की जाती है। तो कमेटीज के किसी मेंबर को जिसका कमेटी द्वारा कंसीडर किए जाने वाले मैटर में पर्सनल, पेक्यूनियरी यानी कि पैसे से रिलेटेड या डायरेक्ट इंटरेस्ट हो तो स्पीकर को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होगा और उनके डिसीजन का पालन फिर करना होगा। जहां स्पीकर को यह इनअप्रोप्रिएट लगता है कि कमेटी का कोई मेंबर किसी गवर्नमेंट कमेटी से एसोसिएटेड हो तो उसे अगर स्पीकर द्वारा ऐसा कहा जाए तो उस गवर्नमेंट कमेटी की मेंबरशिप रिजाइन कर देनी होगी या कर देनी चाहिए। आर्टिकल 105 के तहत कमेटी के किसी भी मेंबर के खिलाफ कमेटी में कही गई किसी भी बात या फिर दिए गए किसी भी वोट के लिए किसी भी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती और पार्लियामेंट के अथॉरिटी से किसी रिपोर्ट, पेपर या प्रोसीडिंग्स के पब्लिकेशन के लिए किसी के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। अब इनमें से कमेटी को मिनिएचर पार्लियामेंट कहा जा सकता है। ये नॉन पार्टी लाइंस पर काम करती है और किसी भी एक्सटर्नल कंसिडरेशन से अनइन्फ्लुएंस्ड रहकर, यानी कि उसके ऊपर कोई किसी की इन्फ्लुएंस नहीं होती है, इश्यूज का ऑब्जेक्टिव जो है उसका एग्जामिनेशन करती है। तो जो आर्टिकल 105 के तहत बात की थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चीज़ें हैं जो रूल्स हैं वो यहाँ पर मेंशन भी किए गए हैं कि आर्टिकल 105 है उसके तहत कोई भी जो कमेटी का मेंबर है शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट।
तो सारी चीज़ें जो भी आपके इसके कंसर्न है, अब ये जो पावर्स, प्रिविलेज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ कमेटी जो है वो यहाँ पर इन तीनों कमेटियों की डिस्क्राइब की गई है। सिटिंग्स ऑफ द कमेटीज, तो इन कमेटियों की जो सिटिंग यानी कि मीटिंग के बारे में कि कब होती है। जो फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग पार्लियामेंट में होती है और ये मीटिंग प्राइवेट होती है, यानी इनमें सिर्फ कमेटी के मेंबर्स और कुछ ऑफिसर्स ही होते हैं। मीटिंग शुरू करने के लिए एक जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है उनका भी होना जरूरी है, जिसे कोरम कहते हैं। लेकिन जब कमेटी किसी से सवाल जवाब कर रही होती है तो कोरम जरूरी उस वक्त नहीं होता है। जब कमेटी अपनी रिपोर्ट लिख रही होती है या कोई और इम्पोर्टेंट काम कर रही होती है तो कोरम का होना जरूरी है, यानी कि जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है उनकी फिर जरूरत होती है। फाइनेंशियल कमेटी की जो सीटिंग्स है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर होती है। ये सीटिंग प्राइवेट होती है। कमेटीज के मेंबर्स और लोकसभा सेक्रेटरीट के ऑफिसर्स के अलावा सभी लोग जब कमेटीज डेलिब्रेट कर रही होती हैं विड्रॉ कर लेते हैं। किसी कमेटी की सीटिंग के लिए कोरम कमेटी के टोटल मेंबर्स का लगभग 1/3 होगा। इनकी मिनिमम जो नंबर है वो 1/3 तो होना जरूरी है जो कोरम है। एक कन्वेंशन के तौर पर एविडेंस लेने के लिए जो सीटिंग हेल्ड की जाती है उसे कमेंसमेंट में कोरम को फिर इंसिस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसी सीटिंग में कोई डिस्कशन नहीं होती है। हालांकि ये जरूरी है कि जब कोई सीटिंग किसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को कंसीडर या अडॉप्ट करने के लिए या फिर एग्जामिनेशन के लिए, सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने के लिए या वर्क टूर एटसेट्रा का प्रोग्राम सेटल करने के लिए जब मीटिंग की जाती है, हेल्ड होती है, तो कोरम होना जरूरी है। उस टाइम पर कोरम मायने रखता है, उस वक्त कोरम होना चाहिए कि मिनिमम इतने जो भी नंबर है 1/3 जो भी टोटल स्ट्रेंथ का है वो जरूरी होता है। एग्जामिनेशन एंड रिपोर्ट्स, कमेटी जो एग्जामिन करती हैं, अपनी रिपोर्ट्स देती हैं, उनका फिर क्या रहता है, क्या एग्जामिन करती हैं। कमेटीज अपने काम की जो शुरुआत में तय करती हैं कि उसे किन सब्जेक्ट पर काम करना है, फिर वह कंसर्न मिनिस्ट्रीज और जो कंपनीज हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इसके लिए कमेटी मीटिंग्स करती है और ऑफिशियल्स से सवाल जवाब भी करती है। कमेटी की मीटिंग्स कॉन्फिडेंशियल होती हैं। मीटिंग्स की फिर रिकॉर्डिंग भी रखी जाती है। कमेटी अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रिपोर्ट तैयार करती लिखती है जिसमें वो अपने कंक्लूजन्स और जो रिकमेंडेशंस हैं वो देती है। यह रिपोर्ट जो इन्होंने लिखी है पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है और सरकार को इस रिपोर्ट पर एक्शन लेना होता है और फिर पार्लियामेंट को बताना होता है कि उसने क्या एक्शन लिया। अगर कमेटी और सरकार में किसी बात पर एग्रीमेंट नहीं होता है तो ऐसे मामले में फिर उस पर पार्लियामेंट में चर्चा की जा सकती है। चलिए अब पैराग्राफ पर चलते हैं कि टेन्योर के बिगिनिंग में, शुरुआत में ही कमेटी साल के दौरान एग्जामिनेशन के लिए वो सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेती है। इसके बाद कंसर्न जो मिनिस्ट्रीज हैं पब्लिक अंडरटेकिंग से प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन वो ऑब्टेन करती है। पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस से मेमोरेंडा ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी प्राप्त करती है। और जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए कमेटीज खुद को वर्किंग आपका कि स्टडी ग्रुप्स में फिर वो डिवाइड कर लेती है। कमेटीज का एग्जामिनेशन मेनली उनकी सीटिंग में होता है, तो एग्जामिनेशन उनकी जब भी सीटिंग होगी
उस सीटिंग में वो एग्जामिनेशन कर लेते हैं कि सीटिंग के बारे में बताया। जब ऑफिशियल्स नॉन ऑफिशियल्स एविडेंस देते हैं तो जो उनको रिक्वायरमेंट होती है तो एविडेंस देते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग्स की ऑटोनॉमी को देखते हुए कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री का एविडेंस अलग अलग लेती है, क्योंकि पब्लिक अंडरटेकिंग्स की जो ऑटोनॉमी है उसके हिसाब से फिर जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग मैनेजमेंट का अलग और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री का एविडेंस अलग अलग लेती है। जो विटनेस है उनसे जो डेकोरम और एटिक्यूटी मेंटेन करने की एक्सपेक्ट की जाती है, इनकी उनसे ये एक्सपेक्टेशंस रहती है कि वो डेकोरम और एटिक्यूटी जो है उसको वो ऑब्जर्व करे, जो डेकोरम है उसको वो बनाए रखें। कमिटीज सब कमेटी जो है उनकी हर सीटिंग की प्रोसीडिंग का वर्बाटिम रिकॉर्ड जहां एविडेंस लिया जाता है सेक्रेटरीट के द्वारा रखा जाता है। कमेटी की प्रोसीडिंग्स को कॉन्फिडेंशियल माना गया है। ये जो एटिक्यूटी वर्ड आया है ये डेकोरम बनाए रखना, उसका जो सिंपल वर्ड्स में कहे तो शिष्टाचार बनाए रखना, और जो वर्बाटिम रिकॉर्ड है मतलब जो भी शब्द से जो भी पूरे उसके वाक्य थे वो जो का क्यों उन्हीं वर्ड्स में फिर वो होता है। फिर एक प्रोसीजर बनाया गया है जिसके तहत पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी को मिनिस्ट्रीज के सभी ऑडिट रिपोर्ट्स पर लिए गए एक्शन के बारे में फिर फीडबैक मिलता है, चाहे कमेटीज ने ऑडिट रिपोर्ट्स में उठाए गए सभी इश्यूज को डिटेल्स में कंसीडर ना किया हो। कमेटीज द्वारा किसी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन पूरा करने के बाद कंक्लूजन्स और जो रिकमेंडेशन बनाए जाते हैं, तो पूरा एग्जामिनेशन हो जाएगा सब्जेक्ट का, उसके बाद कंक्लूजन पर आ जाएंगे, रिकमेंडेशन भी बना लेंगे। चेयरमैन की अप्रूवल के बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट कंसर्न्ड कमेटी के सामने अडॉप्ट करने के लिए फिर रखी जाती है, जिसमें कमेटी है वो मॉडिफिकेशन भी कर सकती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रिपोर्ट्स के केस में ड्राफ्ट रिपोर्ट को ऑडिट द्वारा फैक्चुअली वेरीफाई भी किया जाता है और एस्टिमेट्स, और जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी के केस है उसमें मिनिस्ट्री या पब्लिक अंडरटेकिंग द्वारा वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ अलग से बता दिया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के अगर रिपोर्ट है तो उस मामले में ड्राफ्ट रिपोर्ट को ऑडिट द्वारा फैक्चुअली वेरीफाई किया जाता है, लेकिन एस्टीमेट और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है उस मामले में मिनिस्ट्री या पब्लिक अंडरटेकिंग्स के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। चेयरमैन फिर रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट करता है और लोकसभा में प्रेजेंट करता है। पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी के रिपोर्ट्स रिस्पेक्टिव कमेटी के किसी मेंबर द्वारा, जैसा कि कमेटी या चेयरमैन द्वारा ऑथराइज किया गया हो, फिर वो राज्यसभा में भी ले किए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा में भी हो गया। तो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को 6 महीने के अंदर हर रिपोर्ट में कमेटीज की जो भी रिकमेंडेशंस हैं उन रिकमेंडेशन पर उनके द्वारा लिए गए एक्शन की लोकसभा सेक्रेटरीट को इन्फॉर्म करना होता है। मिनिस्ट्रीज के एक्शन टेकन नोट्स को कंसीडर करने के बाद कमेटीज हाउस को फिर फर्दर रिपोर्ट करती हैं। कमेटीज और फिर जो गवर्नमेंट है उनके बीच व्यूज के अगर किसी भी डाइवर्जेंस है अगर उनके बीच में, तो फिर हाउस में फिर उठाया जा सकता है।
डाइवर्जेंस को अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो उससे अलग हो जाना है कि विचलन, अगर जो व्यूज हैं उसका अगर विचलन होता है तो ऐसे टाइम पर ये फिर हाउस में रेज किया जा सकता है। एनी एरिया ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज बिटवीन द कमिटीज एंड गवर्नमेंट, इनके बीच में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है देन कुड बी रेज्ड इन द हाउस, यानी कि फिर उसको हाउस में ये बात हो सकती है, ये उठाया जा सकता है, रेज की जा सकती है। कमिटीज ऑफ स्टेट यूटी लेजिस्लेचर। अब हम जो बात कर रहे थे पार्लियामेंट कमेटी की, अब स्टेट और यूटी के कंसर्न भी बात करते हैं कि वहां पर भी कमेटियां होती हैं। तो राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है यूटी में भी पार्लियामेंट की तरह कमेटीज होती हैं। ज्यादातर राज्यों में पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए अलग अलग कमेटी होती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए अलग कमेटी नहीं होती है। तो फिर काम किसको दिया गया उसका? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो उनका काम भी वो पीएसी फिर देखती है। स्टेट और यूटी के लेजिस्लेचर में भी ऐसा ही कमेटी सिस्टम बनाया गया है कि ऐसा सिस्टम वहां पर भी है। आमतौर पर पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए अलग अलग कमेटी होती है, लेकिन जहां पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए अलग कमेटी नहीं होती है तो वहां पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड अकाउंट्स और जो रिपोर्ट्स हैं उनको एग्जामिन करती है। रिलेशनशिप विद कैग ऑफ इंडिया, यानी कि कैग के साथ इनके कमिटीज का क्या संबंध है, ऐसा क्या लिंक है कि इनका क्या काम इनसे आपस में पड़ता है। तो जो कैग है जो कि सरकार के अकाउंट्स की जांच करते हैं, पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग जो कमेटी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इन कमेटीज की मीटिंग्स में जाते हैं और उन्हें अकाउंट्स समझने में मदद करते हैं। तो कैग सपोर्ट करता है। कमेटीज उन मैटर्स की जांच भी कर सकती है जिनकी जांच कैग ने नहीं की है, लेकिन ऐसे केस में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उन्हें मदद नहीं करते हैं, जब जो इनकी जांच उन्होंने नहीं की है, अगर वो उनकी जांच करने के लिए फिर कमेटी जाती है तब। अगर कमेटीज चाहती हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसी खास मैटर की जांच करे तो वो सरकार से रिक्वेस्ट करती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपनी मर्जी से तय करते हैं कि उन्हें ये जांच करनी चाहिए या नहीं करनी है। अगर वो ये जांच करते हैं तो इसकी जांच की रिपोर्ट फिर पार्लियामेंट में रखी जाती है। चलिए अब पैराग्राफ पर चलते हैं कि जो भी इनका आपस का रिलेशन है, कि जो कैग है, कैग ऑफ इंडिया को पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटीज का जो फ्रेंड, फिलोसफर या फिर कहें कि गाइड माना जाता है। पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के सामने रखी गई उनकी रिपोर्ट्स कंसर्न्ड कमेटी को भेज दी जाती हैं। वह पार्लियामेंट की कमेटीज की जो सीटिंग है उसको भी अटेंड करते हैं और अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट्स के एग्जामिनेशन में उन्हें फिर असिस्ट करते हैं। वह बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोवाइड करते हैं जिनके बेसिस पर ऑडिट कमेंट्स बनाए गए थे और उनकी रिपोर्ट्स में शामिल थे। तो वो डेटा प्रोवाइड करते हैं। कमेटीज उन्हें किसी भी पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए डिस्कशन में इंटरवीन करने की जो है परमिशन देती है। स्टेट और जो यूटी कमेटीज को रिस्पेक्टिव अकाउंटेंट्स जनरल, जो एजी है, रिस्पेक्टिव एजी, क्योंकि स्टेट में एजी है और संघ में जो इंडिया की बात करें तो कैग, तो उनके द्वारा भी फिर ऐसी ही असिस्टेंस दी जाती है। कमेटीज को उन मैटर्स को एग्जामिन करने से कोई भी बार नहीं है, नो बार,
कौन कौन से जो कैग की रिपोर्ट्स में स्पेसिफिकली कवर नहीं किए गए थे। हालांकि यह कन्वेंशन है कि जो कैग और उसके ऑफिसर्स कमिटीज को तभी असिस्ट करते हैं जब ऑडिट रिपोर्ट से जो उठने वाले मैटर को एग्जामिन किया जाता है। यानी कि जो स्पेसिफिकली जो कैग की रिपोर्ट्स में कवर नहीं किए गए हैं उनको वो एग्जामिन करेंगे, तो उस वक्त वो असिस्ट उसे नहीं करते हैं। लेकिन फिर जहां पर ऑडिट रिपोर्ट से उठने वाले मैटर को एग्जामिन करते हैं तो वहां पर वो उसको असिस्ट करते हैं, और बाकी के लिए फिर वो जो कमेटीज हैं वो खुद ही प्रोसीड करते हैं। जब भी कमेटीज चाहती हैं कि जो कैग किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करे तो वे अपनी फिर रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट देंगे, गवर्नमेंट के थ्रू भेजती हैं। और कैग अपने डिस्क्रिशन में यानी कि अपने विवेक से ऐसी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स को अपने रिपोर्ट्स में शामिल करते हैं जो प्रेसिडेंट, गवर्नर या जो एडमिनिस्ट्रेटर को सबमिट की जाती है, और पार्लियामेंट या फिर जो लेजिस्लेचर है उसके सामने फिर रखी जाती है। तो ये था उनका कैग का और फिर कमिटीज का जो आपस का जो रिलेशन है वो।